Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is cardiovascular system previous year questions. ठीक है, तो आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के। और जैसे कि आपको पता है, मैंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ा दिया है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो। ठीक है, टोटल 6 पार्ट हमने किए हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के, और आज 7 पार्ट है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो अभी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, यानी दिसंबर 2023 में जो क्वेश्चन आया है, मॉर्निंग शिफ्ट में आया है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे कि कैसे हमने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे भी हम लोग जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो गाइज, ये टॉपिक है यूनिट नंबर 7 सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल से। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSI नेट गेट ICMR DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। सो गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था आपके CSI नेट 2023 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी जो अभी का एग्ज़ाम, जो रिसेंट एग्ज़ाम आपका हुआ है, उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में दिक्कत थी, इसीलिए आपको वही जो है वो आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एंड कॉजेज ऑफ डिफरेंट हार्ट साउंड। आपको हार्ट साउंड के बारे में क्वेश्चन आया था। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ऑफ ह्यूमन आर गिवन बिलो इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं अबाउट हार्ट साउंड ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल के बारे में। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ने से पहले चेक कर लो आपको करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है, तो हमें करेक्ट बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, जो सेकंड हार्ट साउंड आती है वो काफ़ी लाउड होती है और शार्प होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो सेकंड हार्ट साउंड होती है वो कौन सी होती है, डब की साउंड होती है, और वो रियली में काफ़ी जो है वो लाउड होती है एज़ कम्पेयर टू लब से। ठीक है, बताया था मैंने, पार्ट 6 में बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। ठीक है, व्हेन द डायस्टोलिक प्रेशर, ये कब होता है, जब डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है किसमें, अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी में। अब देखो गाइज, मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड हार्ट साउंड आती है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, डब की बात कर रहे हैं, वो कब आती है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है वो कब आती है, जब हमारी पल्मोनरी वॉल्व और हमारी जो एरोटिक वॉल्व है वो क्लोज होती है। ठीक है, अब वो क्लोज क्यों होती है, मैंने आपको रीज़न बताया था क्यों होती है, क्योंकि हमारा वेंट्रिकल्स का प्रेशर डिक्रीज होता है। जब वेंट्रिकल से प्रेशर कम हो जाता है तो वो अपने आप ही क्लोज हो जाती है। जब तक वेंट्रिकल का प्रेशर हाई था तो वो ओपन थी। ठीक है, यानी एरोटा से जो प्रेशर था वो वेंट्रिकल का हाई था, तब वो ओपन थी। ये डायग्राम में बताया था मैंने, ये एरोटिक प्रेशर है और ये वेंट्रिकल्स का प्रेशर है, जो पिंक वाला दिख रहा है आपको। ठीक है, ये वेंट्रिकल का प्रेशर है। अब देखो, वेंट्रिकल का प्रेशर, जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है तो प्रेशर यहाँ से लेकर बहुत हाई चले जाता है। जब ये एरोटिक प्रेशर से हाई जाता है तो उस टाइम पे हमारी इस पॉइंट पे हमारा क्या होता है, एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्स खुल जाती हैं। और जब ये इस पॉइंट में आता है जहाँ पे डाइक्रोटिक नॉच आपको देखने को मिलती है, इस पॉइंट में जो हमारा वेंट्रिकल का प्रेशर है वो एरोटा के प्रेशर से कम हो जाता है। तो जब वेंट्रिकल का प्रेशर एरोटा के प्रेशर से कम हो जाते हैं तो वॉल्स अपने आप क्लोज हो जाती हैं, ताकि ब्लड वापस से बैक फ्लो ना हो। यानी एरोटा या पल्मोनरी से जो पल्मोनरी एरोटा है, पल्मोनरी है, उससे बैक फ्लो यानी वेंट्रिकल्स में वापस ब्लड ना आ जाए, इस चक्कर में वो वॉल्स क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती हैं। तो क्लोज क्यों होती है, जब वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो कम रहता है एरोटिक प्रेशर से। ये मैंने आपको बताया था। अगर आपको इतना भी क्लियर था तो आप इजीली कर सकते थे कि यहाँ पे लिखा है जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है एरोटा में। अगर एरोटा में डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज हो गया तो फिर वॉल्व क्लोज नहीं होंगी, फिर वॉल्व क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आना चाहिए था कि डायस्टोलिक प्रेशर जो है किस में डिक्रीज हो जाता है, वेंट्रिकल्स में। अगर यहाँ पे वेंट्रिकल्स लिखा होता है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, तो आपका जो है आंसर सही हो जाता। लेकिन यह ऑप्शन जो है स्टेटमेंट आपका क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, तो इतना सा फर्क था, ये भी मैंने आपको क्लास में क्लियर किया हुआ था कि कब जो है वॉल्स क्लोज होती है, कब जो है वो ओपन होती है। जब वेंट्रिकल का प्रेशर हाई होगा तो वॉल्स ओपन हो जाती है एज कम्पेयर टू अरोटा के प्रेशर से, और जब अरोटा के प्रेशर से वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो वॉल्स अपने आप क्लोज हो जाएंगी, जिसमें कि आपकी साउंड देखने को मिलती है, दैट इज डब साउंड, जो कि काफ़ी लाउड होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होते ही हमारा ए स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा।
और ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हमें सेकंड और थर्ड में से आंसर बताना है। सेकंड और थर्ड में बी और सी स्टेटमेंट कॉमन है, तो यानी कि बी और सी स्टेटमेंट एनी हाउ करेक्ट होने वाले हैं, और डी स्टेटमेंट आपको बताना है कि करेक्ट है या नहीं है। सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ के आप इतना कंक्लूजन पे आ गए हो कि आपको सिर्फ लास्ट स्टेटमेंट पढ़ना है कि वो करेक्ट है या नहीं है, उसके बेसिस पे आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं हम, बी वाला। सडन क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व यानी एवी वॉल्व्स एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकुलर सब सिस्टोल स्टार्ट होता है, यानी जिस टाइम पे वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होता है उस टाइम पे एवी वॉल्व्स क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब एट्रिया में प्रेशर ज़्यादा होगा और वेंट्रिकल्स में कम होगा तो एवी वॉल्व्स क्या हो जाती है, खुल जाती हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व खुल जाती हैं, जिससे कि ब्लड जो है एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है। लेकिन जिस टाइम पे वेंट्रिकल सिस्टोल करने वाला होता है उस टाइम पे वेंट्रिकल का प्रेशर हाई चले जाता है आर्टरीज से। ठीक है, तो फिर उस टाइम पे ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का, दैट्स वाई एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो एकदम क्लोज कब होती है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल करने लग जाता है। सिस्टोल मतलब डीपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन जब वेंट्रिकल्स में होने लग जाता है, कॉज वाइब्रेशन दैट प्रोड्यूस फर्स्ट हार्ट साउंड, और वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है जो कि पहली हार्ट साउंड को बताती है। तो बिल्कुल सही बात है, जो क्लोजर होती है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व उसी से हमारी पहली हार्ट साउंड आती है, दैट इज लव, जो कि काफ़ी सॉफ्ट होती है एज कम्पेयर टू डब से। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मैंने क्लास में बताया हुआ है। नेक्स्ट थर्ड है, द सेकेंड हार्ट साउंड कॉज्ड बाई वाइब्रेशन एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व। ये भी मैंने आपको बताया है कि जो सेकेंड हार्ट साउंड है वो किसकी वजह से आता है, एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व के क्लोजर होने से आता है, जहाँ पे डाइक्रोटिक नॉच आपको देखने को मिलता है आफ्टर द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो जाता है तब आता है, और जो पहली हार्ट साउंड होती है वो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है उस टाइम पे पहली हार्ट साउंड आती है, और दूसरी हार्ट साउंड उसके खत्म होने पे आती है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट डी स्टेटमेंट है, द फर्स्ट हार्ट साउंड इज सॉफ्ट। बिल्कुल सही बात है, पहली हार्ट साउंड सॉफ्ट होती है व्हेन द हार्ट रेट इज लो। उस टाइम पे हार्ट रेट लो होता है क्योंकि उस टाइम पे हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए होते हैं। एज द वेंट्रिकुलर फिल्ड विद द ब्लड, उस टाइम पे एट्रियम से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आ रहे होते हैं। एंड द लीफलेट ऑफ एवी वॉल्व फ्लोट टुगेदर बिफोर द सिस्टोल, और जो लीफलेट है एवी वॉल्व्स के वो साथ साथ फ्लोट कर रहे होते हैं बिफोर सिस्टोल, यानी सिस्टोल से पहले। एक बार सिस्टोल हो जाए उस टाइम पे ये टोटली क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद जो है ये एवी वॉल्व्स नहीं खुलते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी हमने पढ़ा है क्लास में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तीनों स्टेटमेंट राइट है और फर्स्ट वाला रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा बी सी डी जो है वो आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देख लिया है रिसेंट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको कट करके भी दिया हुआ था। ठीक है, पीडीएफ मैंने आपको बोला था कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, किसी को स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको जूम आउट करके भी ये फिगर दिखाया हुआ है कि कैसे आपको ये फिगर पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इससे काफी ज्यादा जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो गाइस, और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था हार्ट साउंड्स के बारे में। पहली हार्ट साउंड स्लो होती है, सॉफ्ट होती है, लो पिच होती है, और जो सेकंड हार्ट साउंड होती है वो लाउडर होती है, जिसको हम डब बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे फर्स्ट नहीं होगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वन हो जाएगा। ठीक है, बी सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये गलती से जो है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है CSI नेट 2018 जून में पूछा गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है ECG से ही क्वेश्चन पूछा गया है, ECG या फिर ये कार्डियक साइकिल से क्वेश्चन, आपको हार्ट से रिलेटेड इन्हीं दोनों से जो है मोस्ट क्वेश्चन मैंने देखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंट वेव्स ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG इन अ ह्यूमन आर सब्जेक्टेड इज शोन बिलो। आपको ECG दिया हुआ है ह्यूमन हार्ट का, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। ठीक है, the relation of the events of cardiac cycle to these ECG waves are proposed in the following statement। आपको कुछ statements दी गई हैं इन ECG waves के अकॉर्डिंग, और आपको बतानी है क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ये पढ़ते नहीं, अगर आप करेक्ट पढ़ लेते तो फिर आपने गलत कर दिया था आंसर। ठीक है, तो हमेशा ये देख लीजिए आपको करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट पढ़ते हैं आप। द पी वेव अकर ड्यू टू द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। बिल्कुल सही बात है। पी वेव्स क्यों आती है? क्योंकि हमारा एट्रियम वहाँ पे डीपोलराइज कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे या बोल सकते हैं हम कि एट्रिया हमारे सिस्टोल कर रही होती है या एट्रिया हमारी कंट्रैक्शन कर रही होती है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ये ट्रू है और हमें इनकरेक्ट बताना है तो ए ट्रू है, तो ए इस स्टेटमेंट में है, यानी ये वाला तो नहीं होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा है द एट्रियल रीपोलराइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टी वेव। जो टी वेव आया है ये किसकी वजह से आता है? बोला एट्रियम के रीपोलराइजेशन से। अच्छा, मैंने आपको क्लास में एक बात बताई थी जब मैं ईसीजी पढ़ा रही थी कि कभी भी एट्रियम का रीपोलराइजेशन आपको ईसीजी में देखने को नहीं मिलता है। आपको एट्रियम का डीपोलराइजेशन देखने को मिलेगा, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन देखने को मिलेगा, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन देखने को मिलेगा, लेकिन एट्रियम का डीपोलराइजेशन आपको कोई भी वेव जो है वो ईसीजी में नहीं बताती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, टोटली फॉल्स। और टी वेव किसका डीपोलराइजेशन दिखाती है, किसका रिपोलराइजेशन दिखाती है? आपके वेंट्रिकल्स का, नॉट एट्रियम का, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सी स्टेटमेंट। तो बी अगर आपका रॉन्ग है तो बी इस स्टेटमेंट में है और लास्ट वाले स्टेटमेंट में है, तो ये भी आपका गया। नेक्स्ट सी है QRS कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। जो QRS कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है, ये QRS ये वेंट्रिकुलर का डिपोलराइजेशन होता है। ये बात बिल्कुल सही है, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर सी स्टेटमेंट आपका सही है तो ये स्टेटमेंट भी गलत नहीं होगा, तो ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा डी स्टेटमेंट। डी में देखते हैं Q and T इंटरवल इंटीग्रेट द प्लेट्यू पोर्शन ऑफ ऑरिकल एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, QT यहाँ पे जो है QT इंटरवल्स बोला गया है कि इंडिकेट करता है ऑरिकल एक्शन पोटेंशियल। अभी ऑरिकल्स कहाँ से आ गए यहाँ पे ईसीजी में? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स आपके बी और डी स्टेटमेंट हो गए, और हमें इनकरेक्ट ही बताना था, तो हमारा ऑटोमेटिकली फोर्थ हमारा जो है वो राइट आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है ये, ठीक है। तो आई थिंक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो फोर्थ हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। ये भी कार्डियक साइकिल से उसी डायग्राम से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जो डायग्राम मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है। ये क्वेश्चन आपको CSI नेट 2018 दिसंबर में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द चेंजेस इन लेफ्ट एट्रियल, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड एरोटिक प्रेशर ऑफ अ कार्डियक साइकिल आर शोन इन द फिगर। आपको जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर, एरोटिक प्रेशर और लेफ्ट एट्रियल के चेंजेस के बारे में ये डायग्राम दिया गया है, यानी ये लेफ्ट हार्ट को पूरा डिनोट कर रहा है और उसके चेंजेस के बारे में आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको गिवन बिलो द इवेंट्स इन कार्डियक साइकिल इन कॉलम ए में आपको इवेंट्स बताए हैं कार्डियक साइकिल में, एंड एसोसिएटेड विद मार्क पॉइंट ABCD इन द फिगर इन द कॉलम बी। तो कॉलम बी में आपको ABCD जो फिगर में मार्क किए हैं वो बताए हैं, तो आपको बताना है कि ये किससे मैच करता है। चूज दैट मैच इवेंट दैट मार्क द पॉइंट इन द फिगर। आपको करेक्ट मैच बताना है कि कौन जो है वो करेक्ट मैच कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम हमने जाना पहचाना लगा हुआ है, यही वाला डायग्राम है ये पूरा जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, यही डायग्राम है ना। अब देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इसी डायग्राम से देखते हैं ए पॉइंट। ए पॉइंट में क्या हुआ होगा गाइस? ए पॉइंट में हमारी जो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए पॉइंट में ये हमारा वेंट्रिकुलर का एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, वेंट्रिकुलर का प्रेशर है, ये हमारा किसका है? एट्रियल का प्रेशर है, ठीक है, ये वाला। तो एट्रियल से वेंट्रिकुलर का प्रेशर कब इंक्रीज होता है? जिस टाइम पे वेंट्रिकल हमारा सिस्टोल करता है। जैसे ही हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो ए पॉइंट पे हमारा क्या होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल क्लोज हो जाती है, जिससे हमारी लब की साउंड आती है, ठीक है। तो सबसे पहला ए जो हमारा होगा वो इनमें से क्या होगा कि हमारी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल क्लोज होती है। अभी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल हमारी दो टाइप की होती है, मैंने बताया था आपको क्लास में, ट्राइकस्पिड वॉल्स एंड बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। जब मैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था जो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होती है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है वो बाइकस्पिड वॉल्व होती है। उसी बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वॉल्व, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल्व को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व। तो आपको मिट्रल वॉल्व से यहाँ पे घुमाया हुआ है, ठीक है। तो बाइकस्पिड वॉल्व को ही हम मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, और यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट के बारे में बात की जा रही है तो ये हमारा बाइकस्पिड वॉल्व ही है। तो ए कब आता है? जब हमारा मिट्रल वॉल्व क्या होती है? क्लोज होती है। तो ए हमारा, बी का हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा।
बी का थर्ड हमारा इस स्टेटमेंट में है और हमारा किसी स्टेटमेंट में भी नहीं है, तो हमारा ऑटोमेटिकली फर्स्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बी वाला है। बी वाला हमें क्या दिखाता है कि यहाँ पे वेंट्रिकल का प्रेशर किससे बढ़ गया है, हमारे एरोटिक प्रेशर से। ये इंडिकेट कर रखा है आपको एरोटिक प्रेशर। एरोटिक प्रेशर से जब हमारा वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो हमारी कौन सी वॉल्व खुलती है, हमारी एरोटिक वॉल्व खुलती है। तो एरोटिक वॉल्व यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो ए का जो एरोटिक वॉल्व ओपन कहाँ पर होती है, हमारी बी वाले पोर्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सी वाला पोर्शन क्या दिखाता है, यहाँ पे वेंट्रिकल का प्रेशर ड्रॉप हो गया है एकदम से, किससे, एरोटिक प्रेशर से। जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर एरोटिक प्रेशर से ड्रॉप होता है तुरंत आपकी जो एरोटिक वॉल्व्स है वो क्लोज हो जाती है ताकि बैकफ्लो ना हो ब्लड का, ठीक है, वापस वेंट्रिकल में ना आ जाए ब्लड, इसीलिए वो तुरंत क्लोज हो जाती है। तो उस टाइम पे डाइक्रोटिक नॉच आता है और वहीं पर हमारी जो सेकंड हार्ट साउंड आती है वो डब की साउंड आती है, ठीक है, जो कि लाउड होती है। तो सी वाले पोर्शन में हमारी क्या होती है, एरोटिक वॉल्व हमारी क्या होती है, क्लोज होती है। तो सी का हमारा ये, इसका हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। डी का फोर्थ भी एक ही में था, तो इतना भी आता था तो आप इजीली कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका डी वाला है। डी वाला क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे मिट्रल वॉल्व वापस से खुल, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है जिसमें कि मिट्रल वॉल्व आती है वो वापस से खुल जाती है, क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर यहाँ पे जो है वो डिक्रीज हो जाता है एट्रियम के प्रेशर से। जैसे एट्रियम के प्रेशर से वेंट्रिकुलर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो तुरंत मिट्रल वॉल्व खुल जाएगी और वापस से एट्रियम से जो है वेंट्रिकल में ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मिट्रल वॉल्व कहाँ पे ओपन होगी, डी में। तो काफी इजी क्वेश्चन था, तो हमारा फर्स्ट जो है हमारा राइट आंसर हो गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है गाइस, ठीक है। इस तरीके से ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। चलो, बाकी किसी को कोई डाउट रहेगा तो बता देना, ठीक है। ये आपका मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, ये सारी चीज़ें, डाइक्रोटिक नॉच कहाँ से आती है, क्या कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आपका आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका ईसीजी से है। गिवन बिलो are the different intervals duration of cardiac electrocardiogram of human subjected in list 1 and the events of heart during list 2, ठीक है। तो आपको ईसीजी दिया हुआ है ह्यूमन का लिस्ट फर्स्ट में, और जो हार्ट में इवेंट्स हो रहे होते हैं उस टाइम पे वो आपको लिस्ट सेकंड में दिया गया है। हमें जो है वो करेक्ट मैच यहाँ पर बताना है, ठीक है। सो पहला है पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल में क्या होता है गाइस, जो पीआर इंटरवल होता है इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, एट्रियम का कंडक्शन, एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन, या हम एट्रियल का सिस्टोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि उस टाइम पे एट्रिया से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में जाता है, ठीक है, पीआर इंटरवल में। देख, डायग्राम पता है ना आपको, ये है हमारा पीआर इंटरवल। ये जो पी वेव दिख रही है तो पीआर इंटरवल हम इसको बोलते हैं। ये 0.16 सेकंड का होता है और यहाँ पे एट्रियम जो है वो क्या करती है, सिस्टोल करती है, या हम डीपोलराइज बोलते हैं, ठीक है। ये जब सिस्टोल करेगी, पंप करेगी ब्लड, तो कहाँ करेगी, वेंट्रिकल्स में। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन इसको, दैट्स वाई इसको नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्यूआरएस ड्यूरेशन। क्यूआरएस ड्यूरेशन हमें क्या दिखाता है, वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन हमें कौन दिखाता है, कि ये क्यूआरएस सेगमेंट हमें क्या दिखाता है, वेंट्रिकुलर यहाँ पे डीपोलराइज हो जाती है, जिससे कि यानी वेंट्रिकल में सिस्टोल हो जाता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपका क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल आपको क्या दिखाता है, क्यूटी इंटरवल यहाँ पे देखते हैं, ये आपका क्यू और टी इंटरवल है पूरा। यहाँ पे इतना जो इंटरवल है ये आपका क्यूटी इंटरवल है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाता है आपको, वेंट्रिकुलर का एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे वेंट्रिकल का क्या देखने को मिलता है हमें, एक्शन पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका एसटी इंटरवल है। एसटी इंटरवल में क्या देखने को मिलता है, द प्लेट्यू पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल। लास्ट जो एसटी आता है हमारा, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन जब हमारा आता है तो यहाँ पर आपको प्लेट्यू फेज देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में ही बताया होगा। ये देखो ये वेंट्रिकल का एक्शन पोटेंशियल है। ये वेंट्रिकल का एक्शन पोटेंशियल हमें कब देखने को मिलता है, ये क्यू है, क्यू और टी के बीच में आपको जब क्यूटी इंटरवल आता है तो वेंट्रिकुलर का एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलता है। और दूसरा प्लेट्यू फेज हमें कब मिलता है, जब हम एसटी इंटरवल में आता है। यहाँ पे आपको एक प्लेट्यू जैसा देखने को मिलता है ग्राफ में, जिसको हम प्लेट्यू फेज बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, आपका सेकंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो हम मैच कर लेते हैं एक बार अपना कि हमारा मैच सही है या नहीं है, ठीक है।
तो हमारा ए का जो है वो सेकंड था, हाँ ए का हमारा सेकंड था, ए का सेकंड आई थिंक एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा ऑटोमेटिकली सेकंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बी का हमारा थर्ड हो गया, सी का हमारा फर्स्ट हो गया, एंड डी का हमारा फोर्थ हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है। मैच द फॉलोइंग काफ़ी ईजी होते हैं, अगर आपको एक दो ऑप्शन भी पता है तो भी आप इजीली आंसर तक पहुंच जाते हो, ठीक है। चलो गाइस, तो इसी तरीके से आपको भी आंसर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ईसीजी से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। The ECG record by different LEDs is analyzed on the basis of variation in the electrical potential at various loci on the surface of the body and the time scale relation of the different waves, ठीक है। ये हमने पढ़ा है कि ECG कैसे मेजर करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास में बताई है। आफ्टर एनालिसिस ऑफ ECG द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हार्ट आर प्रपोज टू ऑब्टेन। अब जब ECG कराते हैं आप, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमें क्या करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट बोथ इनकरेक्ट पर्टिकुलर टू हेयर, ठीक है। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना है कि ECG में आपको क्या देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो क्या देखने को नहीं मिलता है, सबसे पहला है स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। क्या हम ECG से पता कर सकते हैं कि हमारे हार्ट का ये स्ट्रोक वॉल्यूम है या ये कार्डियक आउटपुट है? मैंने आपको बताया था, कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट है वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंज ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। ECG कभी भी प्रेशर चेंज और वॉल्यूम चेंज में कभी भी नहीं बताता है कि प्रेशर चेंज हो रहा है या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हमेशा याद रखना है, ECG हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को बताता है। मैंने आपको क्लास में बताया था ये डेफिनेशन, ये देखो, ECG नॉट डायरेक्ट रिकॉर्ड एनी, साथ ही कभी भी डायरेक्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल को भी रिकॉर्ड नहीं करता है, ठीक है। ये क्या करता है, करंट जो जनरेट होता है उसको इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाय चेंजिंग इट्स साइमल्टेनियसली मेनी कार्डियक साइकिल। सो अगर आपकी मैकेनिकल एक्टिविटी में अगर हार्ट की कुछ दिक्कत है तो वो ECG नहीं बता पाएगा, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है कि पोटेंशियल में अगर चेंज हो रहा है तो वो भी वो आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन पोटेंशियल को भी वो डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं करता है, थ्रू इलेक्ट्रिक करंट से वो रिकॉर्ड करता है ECG, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रिकल इवेंट्स को जो है वो मेजर करता है, मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था। तो कार्डियक आउटपुट या स्ट्रोक वॉल्यूम ये सब हमारा ECG जो है वो आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो ए और बी तो हमारा गलत हो गया है, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट में है, तो ए और बी यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में है, तो यही हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सी स्टेटमेंट है एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन ऑफ हार्ट। अब देखो गाइस, एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन, अगर ओरिएंटेशन हमारे हार्ट का कुछ गड़बड़ है ओरिएंटेशन में, तो वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, वो डिफेक्ट किसमें, ECG में आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है। क्योंकि फिर उस टाइप से फिर करंट जनरेट नहीं होगा या लेट जनरेट होगा या उस तरीके की दिक्कत आएगी हार्ट में, तो वो इजिली आइडेंटिफाई हो जाता है। नेक्स्ट है वेरियस डिस्टर्बेंस इन द रिदम। अगर ऑब्वियस बात है, अगर रिदमिक जो है हमारा वो ऐसे नोड ही करता है, ठीक है, और उसी को आइडेंटिफाई हमारा ECG करता है। तो अगर रिदम में डिस्टर्बेंस आ गया तो ऑब्वियसली बात है, रिदम हो या कंडक्शन हो कार्डियक एक्साइटेशन का, अगर उसमें गड़बड़ आती है तो वो भी हमारा ECG आइडेंटिफाई कर लेता है। नेक्स्ट है द एक्सटेंट ऑफ लोकल एंड प्रोग्रेस ऑफ स्केमेटिक डैमेज ऑफ मायोकार्डियम। अगर आपका कुछ मायोकार्डियम में डैमेज हो रखा है तो वो भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे एक प्रॉपर रिदमिक में आपका कंडक्शन नहीं होगा, ECG वहाँ पे रिदमिक में काम नहीं करेगा, तो वो भी इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्या आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट और वॉल्यूम और प्रेशर चेंजेस, वो कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो आपका आंसर जो है वो फर्स्ट वन हो जाएगा, ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्शन पोटेंशियल रिकॉर्डेड फ्रॉम पेस मेकर टिश्यू ऑफ SA एंड AV नोड ऑफ मैमेलियन हार्ट इन शोन ब्लो। आपको यहाँ पर SA नोड और AV नोड से जो पेस मेकर पोटेंशियल है वो बता रखा है, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन पेस मेकर ऑफ SA नोड AV नोड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर प्रपोज्ड, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट आपको दी गई है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है, ठीक है। तो करेक्ट इनकरेक्ट सबसे पहले देख लीजिए कि करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट, उसके बाद स्टेटमेंट्स को पढ़िए, ठीक है। तो सबसे पहला है फनी चैनल आर एक्टिवेटेड एट बी पे जो है आपके फनी चैनल एक्टिवेट होते हैं। अब गाइज ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई है क्लास में, ठीक है। फनी चैनल हो गए और कैल्शियम चैनल्स हो गए, ठीक है, ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल, एल कैल्शियम चैनल, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में, ठीक है। तो ये भी
ये देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। फनी चैनल्स कहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। टी टाइप कैल्शियम चैनल, एल टाइप कैल्शियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ठीक है, ये भी मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है। तो ये पूरा डायग्राम से मैंने आपको बताया होता क्लास में। एफ टाइप कैल्शियम चैनल कब, एफ टाइप चैनल कब, फनी चैनल कब ओपन होते थे, जब हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो ऐसे नोड से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो चला गया है वो हाइपर पोलराइज स्टेट में चला गया है। हाइपर पोलराइजेशन में एफ टाइप कैल्शियम चैनल एक्टिवेट होते हैं। तो हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग जो ये स्टेज कौन सी है, हाइपर पोलराइज स्टेट है। ये नॉर्मल मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और ये हाइपर पोलराइज स्टेट है। तो हाइपर पोलराइजेशन में जब जाता है तो एफ टाइप कैल्शियम चैनल, फनी चैनल्स जो है वो ओपन होते हैं, सॉरी, ठीक है, जो कि सोडियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट सी में कौन से चैनल होते हैं, जो थ्रेशोल्ड तक पहुंचाते हैं। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक कौन पहुंचाता है, हमारे कैल्शियम चैनल। टी टाइप कैल्शियम चैनल क्या ओपन होते हैं, बट कंट्रीब्यूट इनवर्ट द कैल्शियम करंट इन इम्पोर्ट ऑफ द फाइनल डीपोलराइजेशन बूस्ट द पेसमेकर पोटेंशियल, ठीक है। सो ये ओपन होता है पार्शियल डीपोलिमराइजेशन से और ये जनरेट करता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, यानी ये मेम्ब्रेन का पोटेंशियल एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक ले जाता है, उसके बाद जिसके बाद कि आपका सीधे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद सी जो यहाँ पे डायग्राम है डी वाला, डी वाले में एक्शन पोटेंशियल हो रहा है। एक्शन पोटेंशियल जब होता है तो कौन से चैनल खुलते हैं, आप जब जैसे ही आपका थ्रेशोल्ड से ऊपर पोटेंशियल चले जाता है तो तुरंत आपके एल टाइप के कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं जो कि थ्रेशोल्ड पे एक्टिवेट होते हैं और ये इन्फ्लक्स करते हैं कैल्शियम का और जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल को। और जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो आपका डायग्राम इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे एल टाइप कैल्शियम चैनल खुलते हैं, ये मैंने आपको डायग्राम से पूरा बताया था। और जब हाईएस्ट पे चला जाएगा उसके बाद ये एल टाइप कैल्शियम चैनल काम करना बंद कर देते हैं, उस टाइम पे हमारे के पोटेशियम चैनल्स खुल जाते हैं और पोटेशियम चैनल्स, सारा पोटेशियम जो है सेल से बाहर चले जाने लग जाता है, जिससे रीपोलराइजेशन स्टेज आती है और फिर से वापस से आपका क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस से हाइपर पोलराइज स्टेट में आ जाता है और फिर से फनी चैनल खुलते हैं। फिर से ये डायग्राम इसी तरीके से रिपीट होता रहता है, क्योंकि ये ऐसे नोड की एक्टिविटी है, क्योंकि हमारा हार्ट काम करना बंद नहीं करता है तो बार बार ये रेगुलेट होता रहता है। ऐसे पोटेंशियल की जो, ऐसे नोड की जो रिदमिसिटी है वो मेंटेन रहती है। इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल हमारे हार्ट में जनरली जनरेट होता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ए वाला जो है वो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। तो फनी चैनल जो है वो बी पे एक्टिवेट होंगे, सही है, ठीक है। जो आउटवर्ड फ्लो है के का वो अकर एट ए, ठीक है, ये भी सही है। जो पोटेशियम जो बाहर जाएगा वो ए पे जाएगा, ये वाले पोर्शन पे पोटेशियम बाहर जाता है, तभी तो रिपोलराइजेशन स्टेट में आता है हमारा सेल, ठीक है। तो आपका ए और बी जो है वो करेक्ट हो गया, ऑटोमेटिकली करेक्ट आ गया, करेक्ट पूछा गया था। नेक्स्ट सी भी पढ़ लेते हैं। टी टाइप जो कैल्शियम चैनल होता है वो क्लोज हो जाते हैं सी पे। यहाँ पे क्लोज क्यों हो जाएंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे तो ओपन होते हैं, ठीक है, नॉट क्लोज, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है जो फास्ट सोडियम चैनल है वो डी पे ओपन होते हैं। यहाँ पे फास्ट सोडियम चैनल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो ये अपने आप में ही फॉल्स है। ई वाला है द अपवर्ड फेज ऑफ डी, जो यहाँ पे अपवर्ड फेज आ रहा है यहाँ पे डी का, यहाँ पे लार्जली ड्यू टू द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम। नो, इट इज़ द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ कैल्शियम, नॉट सोडियम। ये क्या होते हैं, लॉन्ग लास्टिक कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो कि कैल्शियम जो है वो अंदर लाते हैं, ठीक है। ये आपके ऐसे नोड की बात कर रहे हैं, ना कि वेंट्रिकल के। वेंट्रिकल में दूसरा पोटेंशियल होता है, वो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हो जाएंगी, ए एंड बी करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलो, ये डायग्राम से भी मैंने आपको बताया था कहाँ पे सोडियम एंटर करता है, कैल्शियम एंटर करता है, डीपोलराइजेशन होता है, रिपोलराइजेशन होता है, ये सारा चीज़ें मैंने आपको इस डायग्राम से भी पढ़ाया हुआ है क्लास में, ठीक है। ये भी डायग्राम है, इससे भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। सो गाइज, ये थे अभी तक के क्वेश्चंस। इसके बाद एक और पार्ट आएगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है। तो थोड़े बहुत और क्वेश्चंस हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। और अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो वो भी बता देना, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी बता देना, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।